हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। तो ये पार्ट 2 है। 1857 की क्रांति में हमने परिचय पहली वीडियो में, जो इससे पहले वीडियो आई है वो हमने उसमें पढ़ लिया है कि परिचय विद्रोह का तत्कालीन कारण पढ़ लिया है। विद्रोह का प्रसार, विद्रोह का दमन, विद्रोह का परिणाम, असफलताओं के कारण और निष्कर्ष हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो परिचय में हमने पहले पढ़ लिया है। आप अच्छे से समझने के लिए आप इसे पिछला वीडियो ज़रूर देखें। परिचय में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको आगे की जो मैं समझाऊँ वो आपको अच्छे से समझ में आए। 1857 में क्रांति शुरू हुई। मध्य भारत और उत्तर भारत में इसका ज़्यादा प्रभाव रहा, दक्षिण भारत में इसका बिल्कुल नहीं रहा। कंपनी जो थी, इसका आरंभ कैसे हुआ? कंपनी में जो सेना थी, सेना में एक सिपाही थे। सेना में सारे भारतीय थे। उसमें से एक व्यक्ति थे जिनका नाम है मंगल पांडे जी। उन्होंने मतलब दो अंग्रेजी अधिकारी को, दो अंग्रेजी बड़े पैमाने पे, जो बड़े उच्च पैमाने पे जो अधिकारी थे, उनको मार दिया था। और उसके बाद उनको 29 मार्च को उन्होंने मारा और 8 अप्रैल को उनको फांसी भी दे दी गई थी। अब मैं आपको इनके मंगल पांडे जी के बारे में आगे पढ़ाऊँगी, मतलब बताऊँगी। लाखों लाख किसान, दस्तकार, जमींदार, विद्वान सभी इसमें शामिल हो गए। सभी इस आंदोलन में एकजुट हो गए। विद्रोह का तत्कालीन कारण जो था वो राइफल था, कारतूस था। कारतूस में चर्बी लगी हुई थी, किसकी? सूअर और गाय की। ऐसा अफवाह फैला था, पता नहीं हकीकत में था भी कि नहीं। और इसके विद्रोह में ही किसान, दस्तकार सभी मिल गए। और इसका सबसे पहला जो विद्रोह करा था वो सेना ने किया था। सेना में जो सिपाही थे, जो भारतीय सिपाही थे, उन्होंने कहा था, उनको लगा था हमारे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही है कि जो दो पैमाने पे, दो तरीक़ों से भारत को ये लोग अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लूटती थी। पहले यहाँ पे सस्ते दाम पे कच्चा माल खरीदती थी। यहाँ से कच्चा माल कम पैसों पे खरीद के यहाँ पे वस्तु निर्माण करके यहाँ पे बेच देती थी। यहाँ पे 5 पैसे में खरीदती थी, यहाँ पे ये 20 पैसे में बेच देते थे। तो ऐसे करके ये मतलब दोनों तरीके से प्रॉफिट लेते थे। कम दाम पे कच्चा माल खरीदना और ज़्यादा दाम पे अपनी वस्तु को बेचना। ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। शिल्पकारों के बारे में, दस्तकारों के बारे में, किसान किस तरह इनके बोझ तले आ गए थे, ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बढ़ा दिया। आज हम पढ़ेंगे जो सामाजिक कारण है कि आखिर विद्रोह तो एक व्यक्ति ने 2 अधिकारियों को मार दिया था। मंगल पांडे जी ने इस चर्बी जो कारतूस है उसके खिलाफ 2 अधिकारी को मार दिया था। तो आम जनता क्यों आए, दस्तकार क्यों आए, सब विद्वान क्यों आए जुड़े एक साथ? तो उसका सबसे पहला कारण है सामाजिक। देखो सामाजिक कारण में क्या था कि पुलिस थाने इन्होंने शुरू करवाए थे, पुलिस चौकियां लगवाई थी, अदालतें लगवाए थे। लेकिन किसके लिए इन्होंने लगवाए थे? अपने लिए लगवाए थे, क्योंकि पुलिस या अदालतें थी उसमें समाज का कोई फ़ायदा नहीं था, कोई आम जनता की नहीं सुनता था, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही पैसे देती थी, आय देती थी पुलिसों को और अदालतों को। उस समय सरकार किसकी चलती थी? BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की चलती थी। तो जब पैसे वो देगी तो उसी के लिए पुलिस काम करेगी, अदालत में जो वकील है, जज है, काम करेंगे। आम जनता की क्यों सुनेगी? हाँ, ये लोग जो कानून बनवाते थे ना क्रांतिकारियों के खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ, उनको भले ही ये लागू करवाते थे। किस प्रकार? अगर कोई कानून बन गया तो ये लोग क्या करते थे पुलिस में कि क्रांतिकारियों को, जैसे हमने भगत सिंह के बारे में पढ़ा, बटुकेश्वर दत्त के बारे में, हम आगे में आपको क्रांतिकारियों पे वीडियो बनाऊंगी, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सारे क्रांतिकारी थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थे। इन सबको ये पकड़ के पुलिस के ज़रिए पकड़कर अदालत में फांसी दे देते थे। तो समाज का तो इसमें कोई फ़ायदा होता नहीं था, सिर्फ नाम की अदालत थी और पुलिस थे, काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही होता था। दूसरा कारण था, ये जो अंग्रेज थे वो अपने आप को प्रजापति यानी श्रेष्ठ मानते थे। उनको कहते थे ये अजयी हैं, विजयी हैं, ये कभी किसी हार ही नहीं सकते। ये इनकी एक धारणा थी जो भारतीय के मन में इन्होंने बैठा दी थी कि हम अजयी हैं, हमारा जन्म ही भारत और भारत जैसे देशों पे अधिकार शासन करने के लिए हुआ है। ऐसे इन्होंने भारत में और भारतीयों को ये घृणा की नज़र से देखते थे। मतलब एक हमने पुराने टाइमों में जो मूवीज़ आती थी हमने देखा है, उसमें डॉग्स एंड
इंडियंस आर नॉट अलाउड। मतलब उनका पैसा अलाउड है, उनकी चीज़ें अलाउड है, लेकिन इंडियंस नहीं अलाउड है। और उनकी कंपेयर किससे करा, एक डॉग से किया, कुत्तों से किया। कुत्तों से तो लोग भी बोलते सावधान रहो, भाई इंडियन से क्यों सावधान रहो। तो ये सब बात थी उस समय। फिर सामाजिक कारण में यह था कि भारत में बहुत सारी कलाएँ थी, हमने साहित्य पढ़ा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सारी वेदें हैं, हम जानते हैं। कलाएँ थी, धर्म थे, धर्म गुरुओं को सबको इन्होंने अपमानजनक घृणा की भावनाओं से देखी। ये हमारे समाज के लिए, समाज इससे परेशान ही तो था, क्योंकि ये किसी एक पे नहीं हो रहा था, किसी पर्टिकुलर जाति पे नहीं हो रहा था, सिर्फ हिंदुओं पे नहीं हो रहा था, ये मुसलमानों पे भी हो रहा था, ये दस्तकारों पे भी हो रहा था, वो हिंदुओं पे भी हो रहा था, वो सभी लोगों पे हो रहा था, चाहे वो किसान हो, चाहे जमींदार हो, चाहे विद्वान हो, सभी समाज के लोग इस चीज़ से परेशान थे। अब आते हैं हम सामाजिक कारण तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं सांस्कृतिक कारण क्या थे, धर्म से रिलेटिव। तो भारतीय जब मतलब जैसे ही विदेशी लोग भारत में आने लगे तो उन्होंने सती प्रथाएं बंद करवा दी। सती प्रथा बंद करवाने वाला जो देश में आए थे वो थे पुर्तगाली। उन्होंने भारत में आए और उन्होंने बंद करवा दी, सती प्रथा बंद करवा के पूर्ण विवाह चालू करवा दिया। उसमें क्या था, ये लोग शादी करते थे उनसे, विधवाओं से बच्चे पैदा करते थे, अधिकार भारत में राइट्स मांगते थे कि भाई हमें अधिकार दो भारत में, इस प्रकार से। उसके बाद ईसाई धर्म 1813 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर्स लेके परमिशन कार्ड लेके आई कि भारत में ईसाइयों का प्रचार हो। ईसाई धर्म गुरु आए, धर्म परिवर्तन करवाएं, धर्म प्रचार करें, कुछ भी करवाएं, उनको छूट थी। इससे हिंदू और ईसाई धर्म के जो धर्मगुरु होते थे वो हिंदुओं को, इस्लाम धर्म को, सभी को ये गलत बताते थे, सभी को ये निंदनीय बताते थे। अंग्रेज़ों ने अपने मामलों में अंतिम जो जाति नियमों के बारे में, मतलब अंग्रेज़ों ने कहा कि भारत में जो हिंदू जाति है उसमें खुद में इतनी उपजातियां हैं, उतने वर्ण हैं कि एक दूसरे से ये लोग घृणा करते हैं। तो हमने अगर घृणा कर ली तो क्या गलत करा, ये खुद ही एक दूसरे को मारने काटने पे लगे रहते हैं। नीची जाति के हो, तुम ऊंची जाति के हो, तुम हमसे छोटे हो, तुम श्रेष्ठ नहीं हो, तुम संस्कृत नहीं पढ़ सकते, तुम लड़ नहीं सकते, तुम शूद्र हो, खुद ही इतने जाति पाति में भरे हुए थे। तो अगर हमने कह दिया तो क्या गलत कर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये मानती थी। सभी तरीके से भारत में इनका गलत हो रहा था भारतीयों के साथ। विद्रोह का जो तत्कालीन कारण जो था वो कारतूस था, चर्बी वाला कारतूस। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दिसंबर के महीने में 1856 में मतलब राइफल आती है जिसमें चर्बी वाला कारतूस लगा होता था। अब वो चर्बी जो थी ना, गाय और सूअर की चर्बी, ऐसा माना कहते, मतलब अफवाह फैली थी कि जो ये कारतूस आया है उसमें सूअर और गाय की चर्बी लगी। अब गाय हमारे लिए माता है हिंदुओं के लिए, और मुसलमान सूअर से घृणा करते, दोनों का धर्म भ्रष्ट हो सकता है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। इसीलिए उन्होंने, ये मंगल पांडे जी की इमेज है, फ़ोटो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 29 मार्च 1857 को इन्होंने क्या करा, दो अंग्रेजी अधिकारी लेफ्टिनेंट और जनरल ह्यूसन, ये दो अधिकारी हैं, इनको मार दिया, इनकी हत्या कर दी, 29 मार्च को किया और इनको 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। और ये बात हर छावनी, हर जहाँ सेना रहती थी, सेना का जो गढ़ बना हुआ था, हर छावनी में चिल्ला के पढ़ के सुनाया गया, ताकि अन्य कोई सिपाही ऐसा करने की ना सोचे। अब ये जो मंगल पांडे जी थे, ये कहाँ के थे, बैरकपुर की जो छावनी थी वो 34वें में रहते थे, बैरकपुर की छावनी में। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया मंगल पांडे जी के बारे में। अब जो आम जनता के साथ साथ शासक जो राजा था, महाराजा, वो क्यों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से निराश थे। तो पहला है कि अंग्रेजों की जो एक नीति थी, राज्य विस्तार की नीति, इसके तहत क्या था, जिस राजा का, जिस निज़ाम का, जिस राजा का अपना कोई पुत्र नहीं है, उसका उत्तराधिकारी नहीं है, उसकी जितनी भी संपत्ति होगी वो सब हो जाएगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। किसी ने दत्तक पुत्र ले रखे थे, किसी ने भाई के बेटे को ले रखा था, सोचा था, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हमारी हो जाएगी। इसके खिलाफ कहीं बहुत सारे राजा जो थे वो उन्होंने मना कर दिया, असंतुष्ट थे। दूसरी जो एक नीति थी वो थी
सहायक संधि। इसके तहत क्या था, अंग्रेजों की जो सेना है वो रहेगी जो भारतीय राजा है उनके उधर, और खिलाएगा पिलाएगा रखेगा भारतीय राजा, और सेना किसकी कहलाएगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये सहायक संधि थी। लेकिन इसमें सहायक कुछ भी नहीं था। इसमें कहा गया था कि अगर आप पे यानी कोई राजा पे, भारतीय राजा पे कोई आक्रमण करेगा तो वो उस सेना का यूज़ कर सकते हैं। भाई भारतीय राजा को सबसे ज़्यादा डर किससे था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से खतरा था। अगर उन्हीं की सेना अगर हमारे उधर रहेगी तो भला वो अपने ही देश के, अपने ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भले वो सेना क्यों करेगी। समझ में आएगा होगा आपको कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना रखी तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ तो बोलेगी नहीं। और सबसे ज़्यादा भारतीय जो राजा थे, महाराजा थे, उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से खतरा था। तो ये नामात्र की सहायक संधि थी। इसी तरीके सहायक संधि के ही जरिए उन्होंने बहुत बड़ी सेना खड़ी कर दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में, सहायक संधि के द्वारा। उसके बाद एक एग्जाम्पल है झांसी की। जो झांसी है, उनके झांसी के जो राजा थे उनकी मृत्यु हो जाती है। लक्ष्मीबाई जो है, हमने सुना था झांसी की वो रानी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ऐसी कहावत हमने पढ़ी थी 8th 7th में, ऐसी था, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो उसमें क्या था, उनका एक दत्तक पुत्र था। अंग्रेज़ों ने कहा नहीं, जितनी भी झांसी की प्रॉपर्टी हुई वो सारी हमारी होगी। किसने कहा था, डलहौजी ने कहा था। और झांसी की जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने इनके खिलाफ लड़ा और वीर गति को हो गई। इसके बारे में हम और भी पढ़ेंगे आगे वाले स्लाइड में। तो 1851 ईसा में पेशवा, मतलब देखिए कहाँ जो नाना साहब थे जो थे, इन्होंने भी इसका विद्रोह करा, क्योंकि ये एक दत्तक पुत्र थे। जो नाना साहब थे वो एक दत्तक पुत्र थे। इनकी संपत्ति कौन लेना चाहते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने भी लड़ा। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि ये जो क्रांति हुई, ये शुरुआत मेरठ से हुई थी। तो कैसे ये शुरुआत हुई, मेरठ से ये दिल्ली आएंगे, मेरठ से ये दिल्ली आएंगे। देखो 10 मई 1857 में ये जो मेरठ है, यहाँ से शुरुआत हुई। यहाँ से ये लोग चले और दिल्ली 11 मई को पहुँच गए। 11 मई को सेना सारी पहुँच गई। और यहाँ पे जो दिल्ली में जो शासक बैठा था, बहादुर शाह जफ़र, मुग़ल शासक था, अंतिम माना जाता है बहादुर शाह जफ़र, इनको अपना हेड बनाया। ये नामात्र के थे क्योंकि ये बुजुर्ग हो गए थे, इनको नामात्र का हेड बनाया, मतलब चेहरा इनका रहेगा, नाम इनका रहेगा, काम जो है वो मेरठ की सेना करेगी और आम जनता मिलके। बख्त खां जो थे वो मेन लीड कर रहे थे। तो भारत का जो बादशाह था वो उन्होंने अपने आप को वो कर दिया कि हाँ भाई, ये जो इसका जो चेहरा है, यानी इसका जो लीडर है वो मैं बनूंगा, नामात्र का। तो बहादुर शाह जफ़र बन गए। ये मेरठ से दिल्ली आते हैं 11 मई को, है ना, और सितंबर तक दिल्ली वापस, ये 11 मई को इन्होंने अपने अंदर किया दिल्ली को, और सितंबर में दोबारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथों ले लेते दिल्ली को। तो हम पढ़ेंगे मेरठ में कैसे शुरू हुआ, दिल्ली में कैसे शुरू हुआ, है ना, झांसी में कैसे शुरू हुआ, सब हम पढ़ेंगे। तो ये एक मैप है, इसको याद कर लो कि कहाँ कहाँ विद्रोह शुरू हुआ। मेरठ में, दिल्ली में, फिर लखनऊ में, झांसी में, कानपुर में, आरा, सब ये जो मैप है ये आज़ादी से पहले का मैप है। चलिए दिल्ली में पढ़ते हैं कि कौन नेता था, नेतृत्व कौन कर रहा था असली में, और समय क्या था। तो नेता जो थे दिल्ली के, बहादुर शाह जफ़र, जो अंतिम मुग़ल शासक थे। 1862 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। मतलब चेहरा जो माना जाता है वो तो नेता, जो मुख्य रूप से नेता जो है वो तो ये है भाई बहादुर शाह जफ़र। लेकिन नेतृत्व कर जो मतलब वाकई में जो अस्तित्व में, क्योंकि ये तो बुज़ुर्ग हो गए थे, जो हकीकत में देख रहे थे वो बख्त खां थे। अब समय क्या था, 10 मई को मेरठ से निकलते हैं और 11 मई को दिल्ली में पहुंच जाते हैं। इन्होंने दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया, मतलब किसने, सेना ने, जो मेरठ से आई थी। लेकिन क्या हुआ, 20 तारीख के सितंबर को 1857 को
दिल्ली वापस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में चली जाती है। तो ये दिल्ली का ख़त्म हो गया। नेता कौन था? बहादुर शाह जफर। नेतृत्व कौन, मतलब वो तो बुजुर्ग हो गए थे, तो असली में नेतृत्व कौन कर रहा था? बख्त खां। समय क्या थी? 11 तारीख को इन्होंने 11 मई को अपने अंदर ले लिया दिल्ली को, लेकिन 20 सितंबर को, अगर 20 याद भी नहीं रहता तो ओनली सितंबर, यानी मई में तो इन्होंने अपने अंदर ले लिया सेना ने, और सितंबर आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोबारा इसको कब्जे में ले लिया। अब वैसे तो जगदीशपुर जो है इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम में आ गया तो नेता जो थे कुंवर सिन्हा, अगर सिन्हा, अमर सिन्हा और कुंवर सिन्हा, ये दो थे, कुंवर और अमर, ये दो नेता थे। समय 12 जून 1857। विद्रोह जो इसको, ये जो जगदीशपुर है ना, इसको अपने कब्जे में लिया इन्होंने 12 जून को, है ना, लेकिन दिसंबर आते आते ये भी चली गई। वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ओनली इम्पोर्टेंट है दिल्ली। अब हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो है वो है ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए हम आगे, दिल्ली के बाद आ जाते हैं झांसी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो नेता कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। वीरगति को इसी में ही वीरगति को हो जाती है। और समय कौन सा? मतलब 5 जून 1857 को ये शुरू करती है। दिल्ली कब थी? 11 मई। ये कब शुरू कर रही है? 5 जून को। 5 जून को इन्होंने अपने उधर से अंग्रेजों को भगा दिया, है ना, पूरे के पूरे झांसी पर इन्होंने अपने अंदर नियंत्रण कर लिया। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने समर्पण का दिन जो था, मतलब कहते हैं कि विद्रोह के दमनकर्ता जो थे ना, जनरल जो थे ह्यूरोज था, ह्यूरोज। जर्नल याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हीरोज़ याद रखो, हीरो से हीरोज़। इन्होंने क्या करा, इनसे जो लक्ष्मीबाई हीरोज़ से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई, और जब ये मर गई तब झांसी पूरी पूरी हीरोज़ के हाथ में आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आई। तो जब तक जिंदा थी इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ा और अपने जो झांसी उसको सुरक्षित रखा। उसके बाद आता है लखनऊ। लखनऊ में कौन थे? बेगम हजरत महल। ये एक लेडी का नाम है, मतलब वहाँ की रानी का नाम है। मतलब वहाँ पे एक राजा तो थे, लेकिन वो भी मतलब योग्य नहीं थे, बालिग थे, जिनका नाम था बिरगिस कादिम थे। लेकिन उनकी माँ जो थी ना, बेगम हजरत महल, ये इन्होंने संभाल रखा था, क्योंकि बिरजित जो थे वो भी छोटे थे। नेता, अगर मुख्य नेता बोला जाए तो वो थे बेगम हजरत महल। लेकिन नाम किसका था, मतलब राजा कौन था, क्योंकि उत्तराधिकारी तो उस समय बेटा ही होता था, तो वो थे बिरजित कादिर। 4 जून को 1857 को इन्होंने अपने अंदर से जितने भी अंग्रेज थे उनको साफ कर दिया, है ना, 4 जून को। 5 जून को कौन कर रहा है? झांसी में। 4 जून को किसने करा? लखनऊ में, यानी अवध में, उन्होंने, बेगम हजरत महल ने। इन्होंने 4 जून को झांसी में, 5 जून को दिल्ली में, 11 मई को, ऐसे मतलब छुटपुट ये लड़ाई हो रही थी, इसलिए ये कामयाब नहीं हो पाई। तो 4 जून को जो समय था 1857 को इन्होंने सभी अंग्रेजों को भगा दिया। लेकिन 1800 मतलब कुछ समय बाद, मतलब जब तक ये रही तब तक इन्होंने अपने जो लखनऊ था यानी अवध में आता है, उनको बचाए रखा। लेकिन जब ये लगे कि इनके हाथ से सब चला गया तो इन्होंने ये भाग के नेपाल चली गई। नेपाल भी उस समय वैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अंदर ही था। इलाहाबाद। नेता कौन? लियाकत अली। जून 1857। इन्होंने अब तक अपने जो राज्य था उनको संभाल के रखा, लेकिन 1858 में इनका भी चला गया। ऐसे बहुत से हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट सिर्फ 3 हैं। पहला जो है वो अवध है, ये भी इम्पोर्टेंट है। झांसी की रानी, ये भी इम्पोर्टेंट है। 3-4 हैं जिसके आप डेट्स याद कर लो, नेता कौन था। और वैसे झांसी की रानी में हीरोज़ का भी नाम याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने लिखा कि भाई मेरे को भारत में लड़ते हुए एक ही महिला जो नायिका लगी, हीरो लगी, उनका नाम था रानी लक्ष्मीबाई।
लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होगी। तो किसने इसके बारे में लिखा? हीरोज़ ने। और कौन उनसे लड़ा था? हीरोज़ लड़ा। तो ये वैसे इम्पोर्टेंट थे। फिर 1858 में जो झांसी, उनके मरने के बाद झांसी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चली गई। तो कुछ इम्पोर्टेंट है, लिखा सब है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना पोस्ट कर करके, लेकिन लिखा सब कुछ है, लेकिन इम्पोर्टेंट झांसी की रानी है, अवध है, जिसमें लखनऊ है, झांसी की रानी है, दिल्ली है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं 1857 के विद्रोह के बाद भारत का जो शासक है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ से निकला और ब्रिटेन की जो रानी है उनके हाथों में चला गया। लेकिन कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी शोषण करती है, रानी भी शोषण कर रही है, दोनों ही शोषण ही कर रहे हैं। ये पॉइंट हो गया। अब आता है कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उन्होंने, मतलब ये सब तो वैसे ज़रूरी नहीं है, मतलब 1 नवंबर मतलब जैसे 1857 की क्रांति ख़त्म हुई, सीधा जो भागदौड़ था वो रानी विक्टोरिया के हाथ में, ब्रिटेन की रानी जो थी रानी विक्टोरिया, उनके हाथ में चला गया विद्रोह के असफलता के कारण। वैसे अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इतनी छुटपुट लड़ाइयाँ और थी। मतलब मान लो 10 मई को शुरू कर रहे हैं मेरठ में, 11 को दिल्ली में, उसके बाद 5 जून को कर रही हैं झांसी में, फिर 4 जून को अवध में, लखनऊ में शुरू कर रही हैं। रानी हजरत जो महल जो भी नाम था उनका, वो मतलब ऐसे लड़ाई हो रही है। तो ये झुटपुट लड़ाई हो रही थी, तो इनको आसान है। मान लो 11 मई को शुरू हुआ दिल्ली में, वहाँ ख़त्म करा तो 5 जून को झांसी में चले गए, झांसी में ख़त्म किया तो अवध में चले गए 4 जून को। इस तरह करके मतलब ऐसे ये लोग मतलब लड़ाई ख़त्म कर दे रहे। 11 में दिल्ली को, 4 को अवध में, 5 को, तो इसे एक साथ नहीं किया उन्होंने। एक साथ करते तो हैंडल नहीं कर पाते अंग्रेज, लेकिन एक साथ नहीं किया। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। विद्रोह का जो क्रांति का विकल्प का मुख्य कारण जो था वो एकता नहीं थी। एकता थी नहीं, कोई कब लड़ रहा है, कोई कब लड़ रहा है, एकता ही नहीं थी। संगठन का साधनों की नियुक्ता, मतलब देखो ना संसाधन था इनके पास ज़्यादा, कौन कितना लड़ेगा। मान लो कि अगर सेना लड़ेगी तो सेना के पास थोड़े बहुत हथियार होंगे, बाकी आम जनता कैसे लड़ रही है? आम जनता अपील कर रही होगी, असहयोग कर रही होगी, कुछ कर रही होगी, लेकिन हथियार तो नहीं होंगे उनके पास, ज़्यादा पैसा भी नहीं है। आधुनिक जो हथियार है वो तो अंग्रेज़ों के पास ही होंगे। तो ना संसाधन है, ना एकता है, कोई कब लड़ रहा है, कोई कब लड़ रहा है। अवध में कब लड़ रहे हैं? अवध में 5 को लड़ रहे हैं, झांसी में 4 को लड़ रहे हैं, नहीं झांसी में 5 को लड़ रहे थे, अवध में 4 को लड़ रहे हैं, दिल्ली में 11 को लड़ रहे हैं, लखनऊ में लखनऊ अवध वही 4 को लड़ रहे हैं, और मेरठ में लड़ रहे हैं, मेरठ में 10 को लड़ रहे हैं। मतलब ऐसे लड़ाई चल रही है। एकता नहीं है कि इधर भी भारत में उस समय नहीं थी, तो एकता का अभाव था, संसाधनों की कमी थी। विद्रोह जो था वो गतिविधियों का कुछ क्षेत्रों तक सीमित था। अब देखो पंजाब और हरियाणा ये क्षेत्र उस समय नहीं लड़ रहे थे। क्यों नहीं लड़ रहे थे? उस समय वहाँ पे पंजाबी ज़्यादा थे, और ऐसा अंग्रेज़ों ने उनके मन में ये बात डाल दी थी कि आप क्यों लड़ रहे हो भाई, आप कल लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो वहाँ का जो नेतृत्व करता है वो एक मुग़ल बादशाह है। मुग़ल बादशाह ने, ऐसा माना जाता है, जो गुरु थे, मतलब जो गुरु थे पंजाब के, जो सरदारों के जो गुरु होते हैं, उनका सर कलम करवा दिया था, मतलब गला उतार दिया था धर्म परिवर्तन करने के लिए, औरंगजेब और जहांगीर ने। तो इसलिए पंजाबी जितने भी धर्म के लोग थे उन्होंने साथ नहीं दिया, जो हरियाणा और पंजाब के साइड के लोग ने, और ये दक्षिण भारत के लोगों ने भी इसमें इतना योगदान दिया नहीं था। तो ये उत्तर भारत तक ही था, तो पूरी तरह से फैला नहीं है ये। निष्कर्ष, अपने अपने विचारों से सोचें और लिखें। जो है मतलब इसका है, जो भी आप अपने सोचो, अपना भी आप आइडिया दो, कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है। जैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि एकता के साथ साथ इनके पास एकता नहीं थी, तो अलग अलग लड़ रहे थे। जैसे कि मैंने बताया, छुटपुट लड़ाई थी, कभी कोई लड़ रहा है, कभी कोई लड़ रहा है, कभी कोई लड़ रहा है तो कभी कोई लड़ रहा है। तो इस तरह से इन्होंने, तो आपको जो भी लगता है
आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो भी आपको भी लगता होगा कि हो सकता है ये कारण भी है 1897 क्रांति का असफल होने का, तो आप कमेंट में बताएं। और थैंक यू सो मच। वैसे तो इसमें बहुत कुछ भी है, लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पसंद हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कर दें। बड़ी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। थैंक यू सो मच।